नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जो है क्रिया। इससे पहले मैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की वीडियो जो है वो बना चुका हूं और अपलोड कर चुका हूं। उसको लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उन वीडियोज़ को भी आप जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं और इन प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए आपको इससे काफ़ी मदद भी मिलेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रिया कहते किसे हैं, और इसके बाद हम लोग आएंगे उसके प्रकारों पे, उसके भेद पे आएंगे। क्रिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस चीज़ को पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश जब चीज़ें छूट जाती हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक लाइन में बिल्कुल मैं इसको परिभाषित करता हूँ। किसी शब्द से, जब किसी शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्रिया। यानी किसी भी शब्द से यदि किसी कार्य के करने या होने का पता चले, बोध हो, ज्ञान हो, तो उस शब्द को हम लोग क्रिया शब्द कहेंगे। समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ एक दो पॉइंट मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, इनके बारे में भी समझते हैं। सबसे पहला ये है धातु। धातु क्या है? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ये होता है क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को हम लोग कहते हैं धातु। जैसे पढ़, लिख, चल, ये धातुएं हैं। और जो क्रियाएं हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं वो इन्हीं धातुओं से ही बनती है, इसमें प्रत्यय लगा के, और ये क्रियाएं जो सामान्य क्रियाएं होती हैं वो बनती हैं। इसके बाद ये है क्रिया का सामान्य रूप क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धातुओं में जब ना प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वही क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पढ़, तो यहाँ पे पढ़ और यहाँ पे ना अगर प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाएगा पढ़ना, पढ़ना। इसी तरह लिख में ना लगा देंगे लिखना, चल, चल में ना लगा देंगे, ये बन जाएगा चलना। तो आप लोग समझ रहे होंगे। यानी धातु में ना प्रत्यय लगा देने के बाद क्रिया का जो है, क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना, कहना, दौड़ना, इस तरह से ये चीज़ें क्रिया का सामान्य रूप हो जाएंगी। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है क्रिया के भेद। क्रिया के प्रकार कितने कितने हैं? तो दोस्तों, क्रिया के जो भेद किए जाते हैं वो दो आधारों पे किया जाता है। जैसे पहला आधार मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है संरचना के आधार पे, और दूसरा जो आधार है वो है कर्म के आधार पे। तो इन दो आधारों पे क्रिया का वर्गीकरण किया जाता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, काम की चीज़ें हैं, और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका बेस एक बना रहे कि क्रिया होती क्या है, कितने प्रकार की है। जब आगे हम लोग कारक पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें क्रिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो है विकारी शब्द है, लिंग, वचन, काल, विभक्ति, इसके अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और कारक विशेषकर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को डिटेल में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्रिया का रूपांतरण होता है, अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है। यदि आप इसको नहीं जानेंगे तो फिर वहाँ पे कारक को भी आपको समझने में दिक्कत होगी, या फिर वाच्य पढ़ेंगे तो वाच्य को भी आपको समझने में दिक्कत होगी। और जहाँ पे समझ नहीं बन पाती है जिस टॉपिक पे, तो उसको हमको याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ये चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उनको एक बार समझ जाएं। इसके बाद आपको कोई भी टॉपिक याद करना और इसको याद रख पाना, याद करने से ज़्यादा मैं कहूँ कि ज़रूरी होता है कि लंबे समय तक उसको हम याद रख पाएँ। और जब हम लोग परीक्षा हाल में विकल्पों का चयन करते हैं तो वहाँ पे ये अवधारणा जो है हमारी बहुत काम आती है। शब्दों, जो रटा हुआ शब्द है वो भूल सकता है, लेकिन यदि अवधारणाएं हमारी क्लियर है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो फिर वहाँ पे हमारे सही प्रश्न देने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
तो ये क्लास महत्वपूर्ण है और आपसे अनुरोध ये रहेगा कि आप इस क्लास के साथ अंत तक जुड़े रहें। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि 2 आधारों पे हम लोग क्रिया का वर्गीकरण करते हैं, क्रिया का भेद करते हैं। पहला है संरचना के आधार पे, यानी क्रिया शब्दों की बनावट क्या है इस आधार पे ये भेद करते हैं, या इनका किस तरह से प्रयोग है इस आधार पे। और दूसरा कर्म के आधार पे है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो उस चीज़ को भी हम लोग देखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ भी मैंने लिखा है संरचना के आधार पे। तो संरचना के आधार पे क्रिया को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, 5 भेद किए जाते हैं। पढ़ देता हूँ एक तरफ से। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। ये 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो कि संरचना के आधार पे हम लोग इसका वर्गीकरण है। तो पहला देखते हैं सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो उस क्रिया को हम लोग कहेंगे सामान्य क्रिया, यानी एक ही कार्य किया जाता है, एक ही क्रिया प्रयोग की जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पहले से ही, राधा बाजार गई। तो यहाँ पे देख लीजिए एक क्रिया है, वह बाजार से आई, तो यहाँ भी एक क्रिया है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो जहाँ पे जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसी को हम लोग कहेंगे सामान्य क्रिया। ये सामान्य क्रिया हो गई। दूसरा इसमें है संयुक्त क्रिया। अब एक ही कार्य को करने के लिए जब मतलब 2 क्रियाओं के द्वारा जब एक ही कार्य संपन्न किया जाता है, यानी एक ही कार्य संपन्न करने के लिए 2 क्रियाओं का जब प्रयोग किया जाता है, यानी एक से अधिक क्रियाएं वो हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, तो वहाँ पे उस क्रिया के रूप को हम लोग कहेंगे संयुक्त क्रिया। उदाहरण देखेंगे वो चीज़ और ज़्यादा हमें स्पष्ट होगी। जैसे मोहन लिखता चला गया। अब यहाँ पे देख लीजिए एक से अधिक क्रिया है, क्रिया तो लिखने की ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे चला गया भी आ गया, ये भी एक क्रिया का ही रूप है। तो यहाँ पे जो है एक ही क्रिया से एक ही कार्य को कई क्रियाओं के द्वारा किया जा रहा है। अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे और क्लियर होगा ये। सविता खाना खा रही है। अब खाना खाने की क्रिया तो मुख्य क्रिया क्या है, ये खाना खाने की क्रिया हो रही है, लेकिन इसमें कई क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है। जैसे यहाँ खाना भी है, रहा है, तो ये इस तरह से 2 क्रियाएं या 2 से अधिक क्रियाएं मिलके किसी एक ही कार्य को संपन्न करती है, तो वहाँ पे हो जाती है संयुक्त क्रिया। आप लोग समझ रहे होंगे। अगला हमारा है नाम धातु क्रिया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मैं कुछ शब्द यहाँ पे लिखता हूँ, पेन बदलता हूँ मैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में ना प्रत्यय लगा के जब उसको क्रिया का रूप दिया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे रंग से यहाँ पे ना प्रत्यय लगा दिया गया, यहाँ हो गया रंगना। अपना, आप जानते हैं कि सर्वनाम है ये अपना, लेकिन यहाँ पे भी ना प्रत्यय जोड़ के इसको बना दिया गया अपनाना। इसी तरह से गरम, आप जानते हैं विशेषण है, लेकिन यहाँ पे भी ना प्रत्यय लगा के इसको बना दिया गया गरमाना। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में ना प्रत्यय लगा करके, ना प्रत्यय जोड़ करके जब उसको क्रिया के रूप में बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, रूपांतरित कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं नाम धातु क्रिया। आप लोग समझ गए होंगे। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी इसमें क्या होता है कि कर्ता द्वारा क्रिया को खुद न करके किसी और से प्रेरित करके करवाया जाता है। एक बार फिर आपको दोहराता हूँ मैं कि कर्ता द्वारा क्रिया को स्वयं न करके किसी और के द्वारा उसे प्रेरित करके करवाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे उदाहरण में देखता हूँ, यहाँ पे आप देखिए उदाहरण, हमने पंडित जी से पूजा करवाई। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। करवाई, कर्ता ने स्वयं क्रिया नहीं किया,
पंडित जी से पूजा करवाई। तो पंडित जी क्या हो गए, ये प्रेरित हो गए, प्रेरित, इनको प्रेरित किया गया और ये क्या है, प्रेरक हो जाएगा, प्रेरक। हमने पंडित जी से पूजा करवाई। तो इस तरह की जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी उसमें एक प्रेरक होगा, यानी कर्ता जो है वहाँ पे प्रेरक की भूमिका में होता है, और जिससे कार्य करवाया जाता है वो प्रेरित की भूमिका में होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कर्ता द्वारा क्रिया को स्वयं न करके किसी और को प्रेरित करके उससे क्रिया करवाई जाती है, तो वहाँ पे होती है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा उदाहरण भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ। माँ पिताजी से मदन को कपड़े पहनवाती हैं। अब माँ पिताजी यहाँ होना चाहिए था, छूट गया है। माता पिता का आदर करना हमारा धर्म है, और सही कहें तो इस संसार में सबसे बड़ा जो हितैषी होता है वो अपने माता पिता ही होते हैं, तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए, और आप लोग करते भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, तो माँ पिताजी से मदन को कपड़े पहनवाती हैं। यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे माँ प्रेरक की भूमिका में है, पिताजी जो हैं वो प्रेरित की भूमिका में है। माँ ही पिताजी से, चूँकि ये काम माँ खुद नहीं कर रही हैं, वो पिताजी को प्रेरित करके वो काम करवा रही हैं, इसलिए यहाँ पे जो क्रिया का रूप होगा वो होगा प्रेरणार्थक क्रिया। तो समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक एक चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। हाँ, एक चीज़ आपसे ये कहना मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से चीज़ें देखिए, समझिए, और किताबों से अध्ययन आप ज़रूर कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आखिरी इसमें है पूर्णकालिक क्रिया। ये भी बहुत आसान सा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी बहुत आसान सा है। गोपाल ने कपड़े प्रेस करके पहने। यहाँ पे क्या होगा, मुख्य क्रिया होने से पहले कोई अन्य क्रिया हो चुकी होगी। ध्यान रखिएगा, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के होने से पहले कोई अन्य क्रिया हो चुकी है उसी को हम लोग कहेंगे पूर्णकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया पूर्ण हो जाती है, दूसरी क्रिया उसके बाद होती है। यानी क्रिया संपन्न होने में एक क्रिया पहले पूर्ण हो जाती है और दूसरी क्रिया वो बाद में पूरा होती है, इसी को हम लोग कहेंगे पूर्णकालिक क्रिया। जैसे गोपाल ने कपड़े, तो यहाँ पे पहने भी केवल हो सकता था, हम सिर्फ पहने लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे पहनने से पहले, पहनने की क्रिया से पहले प्रेस करने की क्रिया हो चुकी है, आप लोग समझ रहे होंगे। उसने झुककर पेन उठाया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी पेन उठाने की क्रिया हो रही है, पेन को उठाने की क्रिया हो रही है, लेकिन उससे पहले कौन सी क्रिया हुई, झुकने की क्रिया हो चुकी है। पेन उठाने से पहले झुकने की क्रिया जो है वो हो चुकी है, अतः इसको हम लोग कहेंगे पूर्णकालिक क्रिया, यानी मुख्य क्रिया के संपन्न होने से पहले एक क्रिया जो है वो पहले ही संपन्न हो चुकी है। समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ संरचना के आधार पे ये 5 प्रकार से 5 भेद जो है क्रिया के हमने जाने। संरचना, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, ये 5 प्रकार की क्रिया हमने जानी। अब जो है हम लोग जानेंगे ये कार्य के आधार पे, कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे क्रियाओं के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं दोस्तों। पहला है ये सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। पहले सकर्मक को समझते हैं, और सकर्मक से भी पहले हम कर्म को समझ लेते हैं कि कर्म क्या होता है। क्रिया तो हमने समझ लिया कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसको हम उस शब्द को क्रिया कहेंगे, क्रिया शब्द कहेंगे। लेकिन कर्म क्या होता है, यहीं पे मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। राम ने, या इससे भी साधारण उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। एक शब्द यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, खेल रहा है। ये राम खेल रहा है, अपने आप में ये वाक्य जो है वो पूर्ण वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं है, राम खेल रहा है। लेकिन खेलने के यहाँ पे क्रिया तो है,
खेलने की क्रिया है, यहाँ क्रिया है, लेकिन कर्म यहाँ पे नहीं है। अब यहीं पे मैं यदि क्रिकेट लिख देता हूँ, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो अब खेलने की क्रिया हो रही है और खेलने की क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ेगा उसको ये क्रिया हो गया, और इस पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी कर्ता पे नहीं पड़ेगा, कर्ता पे न पड़ करके किसी और शब्द पे पड़े। यहाँ खेलने की क्रिया का प्रभाव क्रिकेट पे पड़ेगा, तो क्रिकेट जो है खेलने की क्रिया का कर्म हो जाएगा, ये खेलने की क्रिया का कर्म हो गया। इसी तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं, आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ गए होंगे। क्रिया का फल कर्ता पे न पड़ करके जिस कर्म पे पड़ती है, जिस शब्द पे पड़ती है, उसी शब्द को उस क्रिया का कर्म कहते हैं। यहाँ पे खेलने की क्रिया का प्रभाव राम पे यानी कर्ता पे न पड़ करके ये क्रिकेट पे पड़ रहा है, इसलिए ये खेलने की क्रिया का कर्म हो गया क्रिकेट। अब इसको समझते हैं, सकर्मक क्रिया। इसमें भी दो पार्ट है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्या है? जिस वाक्य में क्रिया का केवल एक ही कर्म हो, सिंगल कर्म होगा, उसको एक कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ भी उसी तरह का है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो ये उड़ाने की क्रिया हो रही है और उड़ाने की क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पतंग पे पड़ रहा है, यानी ये उड़ने की या उड़ाने की क्रिया का ये पतंग जो है कर्म हो गया। क्योंकि एक ही कर्म है इसलिए इसको हम कहेंगे एक कर्मक क्रिया। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए द्विकर्मक, यानी इस वाक्य में क्रिया के दो कर्म होंगे। जैसे यहाँ पे दादी ने मोहन को उत्तर बताया, तो यहाँ पे क्या हो गया? बताने की क्रिया हो रही है, और बताने की क्रिया क्या बताया? उत्तर बताया। एक कर्म ये हो गया, किसे बताया? मोहन को बताया। तो यहाँ पे दो कर्म हैं, केवल बताने की क्रिया के दो कर्म हो गए, एक उत्तर हो गया और एक मोहन हो गया। आप समझ गए होंगे, जिस वाक्य में एक ही क्रिया के दो कर्म हो वहाँ पे उसको हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। समझ गए होंगे। चलिए, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसका कर्म अनुपस्थित हो, यानी क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, किसी अन्य शब्द पे न पड़ करके क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़े, उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार की क्रियाओं में जो क्रिया से बने वाक्य होंगे उसमें कर्म अनुपस्थित होगा, उसमें कर्म नहीं होगा, इसी कारण कहते हैं अकर्मक। अकर्मक का मतलब ही होता है बिना कर्म के, इस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है। जैसे सीता दौड़ रही है, मोर नाच रहा है, तो इस तरह से इस वाक्य में क्रिया का कोई भी कर्म नहीं है, केवल क्रिया हो रही है और क्रिया का जो प्रभाव है, जो क्रिया का फल है, वो सीधे कर्ता पे पड़ रहा है। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें आज मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी। आगे हम लोग इसका थोड़ा सा और विस्तार है, वो विस्तार पे मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसी वीडियो में यदि इसको मैं शामिल कर लेता तो थोड़ा सा पंचमेल खिचड़ी जैसे हो जाता। ये चीज़ें बिल्कुल साफ साफ हैं। हमने जाना कि संरचना के आधार पे क्रिया के कितने भेद हैं और कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद हैं। संरचना के आधार पे 5 भेद, जैसा कि हमने जाना, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। और इसके बाद कर्म के आधार पे क्रियाओं के 2 भेद किया जाता है, जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में भी 2 पार्ट हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो सकर्मक समझ जाते हैं तो फिर एक कर्मक और 2 कर्मक भी हमको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल की चीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल एक तरह से शीशे की तरह साफ हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे शामिल किया। कुछ थोड़ा सा और धातुओं के विस्तार के बारे में चीज़ें हैं जिसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। और
बाकी आगे आपके ऊपर है कि आप किताबों का कितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं, किताबों से कितना ज़्यादा दोस्ती करते हैं, उस आधार पे आपका अध्ययन आगे बढ़ेगा। शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, चाहे वो यूपी सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या फिर यूपी राजस्व लेखपाल हो, चाहे अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, इन अवधारणाओं को समझ के आप बैठ रहे हैं तो शुभकामनाएँ मेरी आपके साथ है कि आपको इसमें आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे अंकों से इसमें सेलेक्ट हों। तो बस आज के लिए यही था, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।